नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीए की हैट्रिक, फिर एक बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा। 8 जून को लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। राजतिलक की भव्य तैयारियां शुरू। दिल्ली में एनडीए की हुई बड़ी मीटिंग, सरकार बनाने पर हुआ मंथन। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मोदी सरकार 3.0 को फुल सपोर्ट। अब सरकार बनाने का दावा करेंगे मोदी। नतीजों के बाद कांग्रेस ने भी बुलाई इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग। खड़गे के घर बैठक जारी। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी समेत कई नेता मौजूद। आगे की रणनीति पर मंथन। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख चिढ़ा पाकिस्तान, चीन। विदेशी मीडिया में भी पीएम की चर्चा। कईयों ने पीएम मोदी के खिलाफ की टिप्पणी। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नई सरकार के गठन की। एनडीए ने एक बार फिर से हैट्रिक लगा दी है और एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जहां 240 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की और एनडीए के घटक दल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बड़ी विजय हासिल की है। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा भी सौंप दिया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। और खबर यह है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। राजतिलक की भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। खबर है कि 8 तारीख को पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारी तो पूरी कल ही कह दिया गया था राष्ट्रपति भवन से कि आप इंतजाम शुरू कर दें। अजीब स्थिति है। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कुछ खेला हो सकता है, रात में पासा पलट सकता है। इस तरह की बातें करने वाले पता नहीं क्यों इस तरह की अफवाह को फैला रहे थे। ये कांग्रेसी पत्रकार, उसका इकोसिस्टम, हार को स्वीकार करने में भी इनको दिक्कत हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि दे आर बैड लूजर्स। राजीव गांधी के बाद से ही इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 240 सीटें लाकर के सरकार नहीं बना पाई? और जितनी सरकार बनी, अभी प्रधानमंत्री मोदी से पहले जो मनमोहन सिंह की तथाकथित इनके मुताबिक बहुत ही स्ट्रांग सरकार 10 साल चली, 2009 में 205-6 के आसपास उनके पास सीटें थी। अभी तो 240 है। 145 के आसपास 2004 में इनके पास था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 182 सीटें। तो एक मजबूत सरकार कोई मजबूर सरकार नहीं बनेगी। और यह भी समझ में आना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी उस तरह के व्यक्तित्व है ही नहीं कि आप कोalition गवर्नमेंट अगर है भी तो आप उनके ऊपर कोई दबाव डाल दें। तो ये जो जितनी भी अफवाह, थ्योरीज, कहानी, कॉन्स्पिरेसी, सब आज खत्म। राष्ट्रपति के पास मैसेज भी चला गया, दावा भी ठोक दिया गया और बाकायदा 8 तारीख को फिर से मोदी सरकार की तैयारी पूरे देश को स्वागत करने की करनी चाहिए। जी, तो भव्य राज तिलक की तैयारी है। इसी बीच आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सरकार गठन को लेकर चर्चा की है। एनडीए की मीटिंग में शामिल सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार बनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, कुमार स्वामी, चिराग पासवान और जयंत
चौधरी भी मौजूद रहे और बस अब कुछ ही देर में बैठक में शामिल नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ आज एनडीए की मीटिंग? देखिए, एनडीए की मीटिंग में जो सबसे पहली चीज हुई कि वहां प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तावना यह थी कि सर्वसम्मति से एनडीए घटक दल और तमाम पार्टियां जो इसमें शामिल हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनते हैं। ये प्रस्ताव पास हो गया। मतलब प्रधानमंत्री बनने का जो पहला जो एक औपचारिकता जिसको कहते हैं कि भाई एनडीए को बहुमत आई है और एनडीए के लीडर कौन बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो मामला यहीं पे खत्म हो गया। कई सारे लोग वो विस्तारा एयरलाइंस की तस्वीरें वीडियो दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ रहे हैं, कुछ खेला होगा। अब पता नहीं क्यों इस तरह की बातें, और बड़ी ही बेशर्मी से आपके पास संख्या नहीं है और इस तरह की बातें करना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कम से कम इतना तो कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ हम हार गए, हम हार स्वीकार करते हैं। लेकिन किसी विपक्षी दल ने ये काम नहीं किया। और जो एनडीए घटक दल में बहुत सारे लोग जो इसमें मौजूद हैं वो कांग्रेसियों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। ये लोग ऑलरेडी कोalition में रहे हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पे क्या हालात बनते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट और जिस हिसाब से इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी में भरोसा दिखाया है, तो ये एक 5 साल के लिए कोई मजबूर सरकार नहीं बल्कि एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। जी, तो एनडीए की सरकार बन रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी हलचल काफी तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस ने एनडीए गठबंधन के नेताओं की बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग अभी चल रही है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर हो रही है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। पर एनडीए की एकजुटता को देख विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। विपक्ष की कोई रणनीति काम आती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में? देखिए, इनके पास तो जमा पूंजी 234 है, 272 चाहिए। भाई कहां से लाएंगे आप? आपके पास संख्या है? संख्या नहीं है तो फिर आप कैसे सरकार बनाएंगे? इस पे चर्चा ही क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि दिल में चोर है, आप तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि व्हाट दे आर डीलिंग विथ। भाई अमित शाह भी उधर है। ऐसा ना हो कि 1 महीने के अंदर ये जो घटक दल ये इंडी गठबंधन के ये रिसोर्ट में अपने अपने सांसदों को भेजना शुरू कर दें। मालूम चलेगा कि ये सरकार बनाने के लिए तोड़ने चले थे एनडीए के पार्टीज को। मालूम चल रहा है कि इनकी ही पार्टी टूट रही है। वैसे मैं एक खबर दे दूं जो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में बहुत तेजी से फैली हुई है कि उद्धव ठाकरे आज क्यों नहीं आए। उद्धव ठाकरे पलटी मार सकते हैं, इसकी खबर जो है वो इंडी गठबंधन के लीडर्स को होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि उनका जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से नाराज़ है। सांगली के सीट के ऊपर जिस तरीके से शिवसेना हारी है और एक इंडिपेंडेंट जीत गया है वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने उसे समर्थन दे दिया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। एंड इंडिया गठबंधन के अंदर ये जो महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर है उसमें आपके पास सीटें नहीं। आप 21 सीटें लड़े और 9 जीता आपने। वहीं शरद पवार 10 लड़े और 8 जीत गए। कांग्रेस पार्टी 17 लड़ी और 13 जीत गई। तो स्ट्राइक रेट भी इनका कम हो गया है। तो इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी वालों ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया है। और ये एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि अगर उद्धव ठाकरे इधर आ गए तो ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी, तो विपक्षी खेमे में मातम है। विपक्ष का सारा एजेंडा फेल हो गया है। तो वहीं मोदी की जीत को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है। एक तरफ अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता पीएम राष्ट्रपति मोदी की जीत की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया है। बीबीसी न्यूज ने कहा है कि नतीजों में मोदी की बड़ी चुनावी जीत की उम्मीदें धूमिल हुई है। यूके के स्काई न्यूज ने कहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। दूसरे देशों से भी चुनाव नतीजों
पर प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर रेफरेंडम बताया है। इसी के साथ कई बड़े अखबारों में पीएम मोदी को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया गया है। एक तरफ अलग अलग देशों के, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मोदी को जीत की बधाइयां दे रहे हैं, पर ये इंटरनेशनल मीडिया क्यों प्रोपेगेंडा चला रहा है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में क्या कहा जाए। भाई, सरकार किसकी थी? बीजेपी सरकार थोड़ी थी। इनको इंडियन पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं मालूम। पैसे खा करके कुछ भी लिखने का मन होता है ये लिख डालते हैं। मुझे एक बात बताए कोई कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार चल रही थी, वो सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी? एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार वापस आई। भाई, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो लगातार 3 बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बना हो। और आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि यही बीबीसी, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, ये तमाम चाइनीज दलालों, चाइनीज पैसे पे पलने वाले ये लोग, इनको लग रहा था कि वो प्रपंच करके प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे। चुनाव से पहले ये लोग ये सोच रहे थे कि मोदी फिर वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन हुआ इनके बिल्कुल प्रेडिक्शन से बिल्कुल उल्टा। और इसीलिए वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम विदेशी एजेंसियां, अलग अलग हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क, उन लोगों के आंखों में एक कांटे की तरह चुभते हैं, क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और इसीलिए उनका दर्द उनके आर्टिकल्स में झलक रहा है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लगे डबल झटके की। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए आवश्यक जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। साथ ही राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 19 जून तक बढ़ा दी है। अंतरिम जमानत की याचिका भी खारिज, न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। क्या अपडेट है केजरीवाल को लेकर? देखिए, केजरीवाल तो ये कह के गए थे कि चुनाव अगर हम लोग जीत गए इंडी गठबंधन तो 5 तारीख को छूट जाएंगे। तो आज तारीख भी 5 है और चुनाव भी नहीं जीते, तो उनके मन मुताबिक ही सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने जम के कहा था ना। दिक्कत क्या है कि न सिर्फ झटका उनको कोर्ट से लगा है, फैसले भी झटके से कम नहीं है। इन लोगों ने सोचा था कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे कोई सीट जीत पाएंगे। वो कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि 7 की 7 सीटें ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। क्या हुआ? 7-0 आप हारे। और पंजाब के अंदर भी जहां आपको प्रचंड बहुमत है, वहां पे भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही। कहां आप कह रहे थे 13 के 13 सीटें, वहां 13 के 13 सीटें नहीं आई, आप सेकंड पोजीशन पे आ गए। बाकायदा 26% ही वोट आपको मिला है टोटल। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल की जो राजनीति है वो धीरे धीरे जनता की आंखों के सामने वो एक्सपोज हो रही है। वो झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं और बहुत ही दूसरे किस्म की राजनीति करते हैं। उसका पोल देश की जनता ने खोल दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।